अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का सब टॉपिक 6.3 दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे कि बेटा आपको इस नाम से ही शो हो रहा है, ऐसी एनर्जी जो कि आयन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसमें बेटा हम सिर्फ उस एनर्जी को डिस्कस करेंगे दैट इज यूज्ड टू मेक अ कैटायन, अ पॉजिटिव आयन। तो बेटा पहले हम इसको डिटेल डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। तो अब यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक पहला फैक्टर बेटा है एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी जब आपने पॉजिटिव आयन बनाना है तो फिर आपको एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब यह है कि कैटायन फॉर्मेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस पहले भी आपको पता है, ऐसा प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट और एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब ये एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होती है इसको बेटा मैं बाद में आपको बताती हूँ, लेकिन आप अगर इस डेफिनेशन को देखें इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है वो है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहाँ बेटा क्योंकि मैंने एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल की दी है तो मैंने यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाया है मैग्नीशियम मेटल का। अब मैग्नीशियम मेटल में आपको पता है कि आपके तमाम एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में आप इस मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप यूनिपॉजिटिव आयन बनाएं तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बाहर वाली फोर्सेस है, इन फोर्सेस की वजह से हम डायरेक्टली इन तमाम एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इस बाइंडिंग फोर्स को, वो वाली फोर्स जो इन एटम्स को जोड़े रखती है, इस फोर्स को तोड़ना है। जब ये टूट जाएगी अब हमारे पास एक सिंगल एटम आ जाएगा, आइसोलेटेड अकेला गैसियस एटम आ जाएगा। अब जब ये अकेला आइसोलेटेड गैसियस एटम आ जाएगा बेटा तो इसमें से जो आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब देखिए मैं इसका वैलेंस शेल ड्रॉ कर रही हूं बेटा। वैलेंस शेल में आपको पता है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 2a। अब आपने जब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो अब आप लोग बेटा ये पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होती है बेटा, उस एनर्जी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या सिंपल हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड मैग्नीशियम एटम चेंजेस इनटू द यूनिपॉजिटिव आयन। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। कुछ बुक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा होता है, तो इसका मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। और इसके लिए हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं I.P। और जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए जाहिर सी बात है वी विल यूज द IE वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। और एक और बात याद रखें बेटा, अब आपने देखा कि मैंने जो एग्जांपल्स लिखी है इसमें मैंने यूनिट लिखी हुई है किलो जॉल पर मोल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आप दो यूनिट यूज कर सकते हैं। हम लोग किलो जॉल पर मोल भी यूज करते हैं और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी यूज करते हैं। तो लेकिन अब हमारे पास जितनी भी हमारा पीरियोडिक टेबल में आप एग्जांपल्स देखेंगे या यूजुअली जब
जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम जो यूनिट एक्सप्रेस करते हैं आयोनाइजेशन की, वो बेटा किस में करते हैं, किलो जूल पर मोल एनर्जी में करते हैं। अब और ये देखिए बेटा, जब एक एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो याद रखें ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये साइमल्टेनियसली होती है, वन बाय वन होती है। पहले अब जैसे कि मैग्नीशियम की एग्जांपल मैंने ली, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं निकाल सकते। इस मैग्नीशियम एटम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इट इज यूज्ड इनटू द यूनिपॉजिटिव आयन, तो वो एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होती है उसको बेटा हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको बेटा ये सिंबल में नजर भी आ रहा होगा, मैंने डेल्टा एच के नीचे लिखा हुआ है IE1, 1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड यू कैन सी कि ये जो वैल्यू 738 दी हुई है इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपका जो आइसोलेटेड एटम है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यूनिपॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, यूनिपॉजिटिव यानी कि हैविंग अ पॉजिटिव 1 चार्ज ऑन इट। और अब इन द नेक्स्ट स्टेप इस यूनिपॉजिटिव आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इट इज चेंज इनटू द डायपॉजिटिव आयन, ये डायपॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। अब पहले इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और बेटा आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत क्या हो गई है, डबल हो गई है। क्यों डबल हो गई है बेटा, इसका तो मैं आपको लेटर ऑन जब फैक्टर्स डिस्कस करूंगी इसमें मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह ये तो है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। आप एल्युमिनियम ले, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में बेटा 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है इसके पास 3 तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होती है, फिर सेकंड जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होती है, और थर्ड जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को। और अगर बेटा हम लोग इन जनरल लिखें तो याद रखें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर होती है देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से, और सेकंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मेरा बेटा हम लोग ये जो फैक्टर डिस्कस करेंगे इसी फैक्टर में ये बात भी डिस्कस हो जाएगी कि थर्ड और सेकंड जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्यों ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर हम तमाम एटम के हम कहते हैं कि हम तमाम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो क्या तमाम एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए हमें एक जैसी एनर्जी चाहिए? तो इसका जवाब है नो, एक जैसी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पे। पहला है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट जिसको बेटा हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और चौथा है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये 4 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पे। तो अब इन चारों फैक्टर्स को बेटा जो मैं डिस्कस करूंगी वो विद रेफरेंस टू सेकंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 1A के रेफरेंस से करूंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाया है हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप 1A लिया हुआ है और वहां पर मैंने ग्रुप 7A लिया हुआ है और यहाँ पर पीरियड 2 लिया हुआ है। अब हम लोगों ने मैंने वेरिएशन डिस्कस कर दी है पीरियोडिक टेबल में किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये जो वेरिएशन मैं डिस्कस करूंगी ये विद रेफरेंस टू दीज 4 फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू दीज 4 फैक्टर्स करूंगी। देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1A ले लें जिसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इसका पहला मेंबर जो हमारे पास लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम, फिर यूरेनियम, सीजियम। अगर आप इनको देखें, वैल्यूज को देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो
520 किलो जॉल पर मोल है। और सबसे जो नीचे है एलिमेंट सीजियम, उसकी एनर्जी है 376 किलो जॉल पर मोल। तो यहां से एक बात हमें वाजिया हो गई। चले इसको भी देख लेते हैं, हम ग्रुप नंबर 7A को भी देख लेते हैं। ग्रुप 7A में फ्लोरीन की है 1681 और जो सबसे लोअर मेंबर है आयोडीन, उसकी है 1008। तो यहां से तो हमें दो बातें जाहिर हो गई कि जैसे हम as we go down the group IE value decreases। IE की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। यानी देखिए पहले मेंबर को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिथियम में से हमने उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको लिथियम आयन में चेंज करना है तो बेटा हमें एनर्जी कहां चाहिए, प्लस 520 किलो जॉल पर मोल। लेकिन यही एक इलेक्ट्रॉन जब हमने सीजियम में से निकालना है तो यहां पर बेटा हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो बहुत कम है और उसकी वैल्यू मेरा बेटा है हमारे पास 376 किलो जॉल पर मोल। और यहां पर ये हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू दीज 4 फैक्टर्स। क्यों हमारे पास डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों कम हो रही है, उसकी बेटा दो रीजन है मेन। पहली रीजन ये है डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज हो रहा है। लिथियम जो है इसके पास 2 शेल है, सीजियम जो है इसके पास आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स क्या है, 6 शेल्स है। यानी कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एन एटम बढ़ है। जब साइज ऑफ एन एटम बढ़ है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ है और अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अट्रैक्शन डिक्रीज होने की एक तो वजह यह है कि साइज बढ़ा हुआ है और दूसरी वजह है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट तो बेटा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी मैं यहां पर इसको डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज होने के साथ हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन क्या आ जाती है, डिक्रीज। तो जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से निकालना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा और उतनी ही हमें क्या है, कम एनर्जी चाहिए। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो उसका हम लोग बड़ा सिंपल सा आंसर बेटा ये देंगे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारे पास साइज ऑफ एन एटम बढ़ रहा है। साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इट बिकम एन इजी जॉब टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली हम निकाल लेंगे। तो इसको मैंने अब कंपेयर करके भी आपको दिखा दिया कि पहला मेंबर लिथियम है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सीजियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और उसके लिए हमें क्या होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी। उसके बाद अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अक्रॉस द पीरियड कि अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंड विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है। तो बेटा इसके लिए हम लोग पीरियड नंबर 2 देखेंगे जिसके मेंबर है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और ये बेटा आप लोग ज़हन में रखिएगा, ये जो हम ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं ये जनरल ट्रेंड्स होते हैं। हर ग्रुप के अंदर तकरीबन ट्रेंड ऐसे ही फॉलो होगा, हर पीरियड में ये जो ट्रेंड मैं भी डिस्कस करूंगा ऐसे ही फॉलो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एबनॉर्मल बिहेवियर होता है एलिमेंट्स का, तो वो एलिमेंट्स की अपनी नेचर पे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उन एबनॉर्मलिटीज को नहीं डिस्कस करना, हमने सिर्फ इसको इन जनरल डिस्कस करना है। अब इन जनरल जैसे मैंने आपके साथ ग्रुप के साथ डिस्कस कर दिया, इन द सेम वे अगर आप लोग पीरियड में देखें तो आप देखिए इस पीरियड का पहला मेंबर है लिथियम, यानी कि ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है लिथियम से जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है बेटा 520 और एंड होता है ये बेटा पीरियड हमारे पास। हम ग्रुप 7A ले रहे हैं, ग्रुप 8A को मैंने नहीं लिया क्योंकि वो वैसे ही हमारे पास ना मेटल है ना नॉन मेटल है, तो उनको हम लोग नहीं डिस्कस करते। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 1A
जिसमें लिथियम की 520 है और ये एंड हो रहा है ग्रुप 7A पे जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या है 1681। तो यहां से एक बात आप लोग को क्लियर हो गई। अब आप चले आप पीरियड नंबर 3 ले लें। सोडियम स्टार्ट किससे हो? सोडियम से। उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है 496। एंड हो रहा है क्लोरीन पे, तो क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या है 1251। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पीरियड जो है जो स्टार्ट होता है उसमें जो एलिमेंट होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी और जिस पीरियड पे जिस ग्रुप पे एंड हो रहा है पीरियड जिस एलिमेंट पे एंड हो रहा है उस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से हमने डिड्यूस किया कि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है बेटा वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि लिथियम में से अगर पीरियड की बात करें लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कितने इजी होगा एज कंपेयर टू द बेरिलियम और सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें से होगा फ्रॉम द फ्लोरीन एटम। उसकी वजह क्या है मेरा बेटा? उसकी वजह हमारे पास अभी मैंने एक फैक्टर आप लोग से डिस्कस नहीं किया था दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपसे बेटा डिस्कस कर चुकी हूं कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव क्योंकि उसके पास होते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि चार्ज नहीं होता। अब ये देखें जब हम लोग लिथियम से फ्लोरीन तक ट्रैवल करते हैं सफर करते हैं तो हमारे पास जो इनर शेल है वो सेम रहता है। यानी ये बात आप लोगों के साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है सेम रहता है। अब क्या होता है हर स्टेप के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है न्यूक्लियस में। अब लिथियम में टोटल कितने प्रोटॉन है 3, इसके पास 4 प्रोटॉन, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9। यानी हर स्टेप में न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो है शेल के दरमियान क्या हो जाएगी अट्रैक्शन। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या हो जाएगी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अब देखिए जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी मिसाल के तौर पे ये मैंने यहां पर लिया लिथियम और इधर मैं लेती हूं बेरिलियम। अगर आप बेरिलियम और लिथियम के स्ट्रक्चर को देखें तो वो तकरीबन हर लिहाज से सेम है सिवाय इसके कि बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है और लिथियम के पास क्या है 3 प्रोटॉन है। इसके वैलेंस शेल और इसके वैलेंस शेल के दरमियान में एक ही इलेक्ट्रॉनिक शेल है। अब अगर हमने इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बेरिलियम में से निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और जब न्यूक्लियर चार्ज बेटा बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost electron will be increased or it become a difficult job to remove the electron from the outermost shell। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि in general हमारे पास across the period ionization energy की वैल्यू इंक्रीज होती है। उसकी वजह बेटा क्या होती है उसकी वजह across the period हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट जिसकी वजह से न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा हमारा ट्रेंड है ये अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। और जब आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है कि आपके आता भी है क्वेश्चन तो आपने विद रेफरेंस टू दीज फैक्टर्स करना है। अच्छा और एक और फैक्टर रह गया नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। इसमें हमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग एक ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। तो बेटा इसमें याद रखिएगा कि s में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं s ऑर्बिटल में वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा अट्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए और सबसे कम एनर्जी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कि हमारे पास F ऑर्बिटल में है। तो इसको हम लिखेंगे S
ग्रेटर देन P, P ग्रेटर देन D एंड D ग्रेटर देन द F कि सबसे ज्यादा जो किन इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है S इलेक्ट्रॉन का और सबसे कम किसका होता है F का। तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम इस्तेमाल होगी जो S में होगी और सबसे कम एनर्जी किन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होगी वो हमारे पास क्या है F। अब बेटा हम लोगों ने ये बताना है, नेक्स्ट मैंने आपको ये बताना है कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर या एलिमेंट्स के लिए इसकी एप्लीकेशंस क्या है। जी बेटा मैंने आपको बताया कि अब हम लोगों ने मैंने बतानी है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट्स। तो दो तरह के हमें फैक्ट एक एलिमेंट के मुताबिक पता चलते हैं अगर हमें उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का पता हो। सबसे पहले वैलेंसी ऑफ एन एटम। वैलेंसी ऑफ एन एटम का मतलब यह है कि एक एटम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पहली चीज ये। और दूसरा ये है इंडेक्स ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर। इसको तो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं वैलेंसी ऑफ एन एटम। बेटा यहाँ मैंने अगेन मैग्नीशियम की एग्जांपल ली। मैग्नीशियम का जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला हमें कितनी एनर्जी चाहिए थी +738। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला +1450। अब इस बात को बेटा आप लोगों ने बड़े गौर से देखना समझना और सुनना है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो तकरीबन जो एनर्जी है वो हमें डबल अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए मेरे बेटा? डबल अमाउंट कि उसके लिए तकरीबन 700 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 700 का डबल यानी कि हमें 14 एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये सेम शेल के अंदर मौजूद हैं। बोथ ऑफ देम आर ऑक्यूपाइंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम शेल। और ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि फर्स्ट के लिए हमें सेकंड के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब एक आइसोलेटेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ये बात तो डिस्कस हो चुकी। अब ये देखिएगा जब हमने पहले के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम उसी शेल में से निकाल रहे हैं जिसमें से हम लोगों ने पहला निकाला। लेकिन अब जरा गौर से देखिएगा इसी मैग्नीशियम आयन +2 में से जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें यहां पर जो एनर्जी चाहिए वो 7730 किलो जूल पर मोल चाहिए। डबल नहीं हुई बल्कि कई गुना ज्यादा हो गई। इसका मतलब यह है कि ये जो तीसरा आपने इलेक्ट्रॉन निकाला ये उस शेल में से नहीं निकाला जिसमें से आपने पहले दो निकाले। इसका मतलब जो तीसरा आप निकाल रहे हैं ये किसी उस शेल में से निकाल रहे हैं जो न्यूक्लियस के क्या है ज्यादा नजदीक है। तो इससे इस बात से हम इस बात को डिड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कंसेप्टिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के अंदर डबल का डिफरेंस हो यानी कि अगर आप पहला निकालते तो आपने पहला निकाला आपके पास आई पहले के लिए चाहिए आपको 700, दूसरे के लिए चाहिए थी 14। मिसाल के तौर पे अगर आपने तीसरा निकाला और आपके पास एनर्जी सपोज करें होती 2150 किलो जूल तो ये उससे डबल हो जाती। तो इसका मतलब है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी शेल में से गया जिसमें से ये पहला और दूसरा गया था, लेकिन अब ये डबल अमाउंट नहीं ये कई गुना ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो तीसरा हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ये किसी और शेल में है। और कौन से शेल में? उस शेल में जो कि न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर मेरा बेटा पहली चीज जो हम लोगों को पता चलती है वो क्या पता चलती है? वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक है, और इससे ना सिर्फ बेटा हम वैलेंसी बता सकते हैं बल्कि अगर हमें कोई एक अननोन एलिमेंट दिया गया है और उनकी कंसेप्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है तो हम उसका पूरा स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि इस एटम के पास कितने शेल्स हैं और हर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। पहला तो बेटा इसकी एप्लीकेशन आयोनाइजेशन एनर्जी की है। दूसरी बेटा एप्लीकेशन है इंडेक्स ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर। देखिए
पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मेटल हम किसको कहते हैं? अगर एक आम आदमी से पूछे तो आम आदमी कहेगा कि जो बिजली, जिसमें से बिजली गुजर सकती है, जिसमें से गर्मी गुजर सकती है, जो कि हार्ड होते हैं, जिससे हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, हर चीज। लेकिन अगर आप एक केमिस्ट से पूछें कि व्हाट इज अ मेटल, तो अकॉर्डिंग टू अ केमिस्ट, मेटल इज एन एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, उसको मेरा बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया 3 तरह के एलिमेंट हैं। एक हमारे पास बेटा क्या है? मेटल। एक हमारे पास बेटा क्या हो गया? नॉन मेटल। और तीसरा मेरा बेटा हमारे पास क्या हो गया? मेटलाइट्स। ये याद रखें, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो नॉन मेटल रिवर्स होगी। नॉन मेटल क्या करती है? गेन करती है। और मेटलाइट को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये वो वाले एलिमेंट होते हैं जिनका बिहेवियर मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। और बेटा इसको अब मैं कंपेयर करूंगी विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटालिक character is inversely proportional to the ionization energy। इसको आप देखिए और सुने और समझे। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है उतना उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन इजीली देगा उतना उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं आपके पास बात करूंगी ग्रुप 1A की। ग्रुप 1A में लिथियम भी मेटल है, सीजियम भी मेटल है, ये सारे मेटल्स हैं। लेकिन हम कहते हैं कि लिथियम कंपैरेटिवली सीजियम लेस रिएक्टिव मेटल है। ये उसका उतना मेटालिक कैरेक्टर नहीं है जितना सीजियम का है। तो उसकी वजह जब हम एक्सप्लेन करते हैं, हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी? 520। इसका मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता। लेकिन यही सीजियम जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब निकालता है तो हमें सिर्फ 370 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। तो इन जनरल बेटा याद रखें, हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटालिक कैरेक्टर बेटा बढ़ने की वजह क्या होती है? साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और हमारे पास हम क्या कहते हैं? मेटालिक कैरेक्टर जो है इन जनरल जो है डाउन द ग्रुप हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इंशाल्लाह बेटा अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो इन्हीं के साथ रिलेटेड, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।